डिक्शनरी साइंस में समझने की कोशिश करें तो दो साइंस में इसको पढ़ा जाता है। पहला, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है निचोड़, सारांश। किसी भी चीज की कहानी में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें उसका बस एक आउटलाइन बताओ, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इनकम्प्लीट। जो चीजें परफेक्ट ना हो, जिसमें कुछ कमियां हो, है ना, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें, एब्स्ट्रैक्शन में इस तरह के साइंसेस आते हैं जहां पर आप किसी चीज की कहानी ना सुनाकर, आप किसी भी चीज का कैसे वाला पोर्शन ना बताकर क्या वाला पोर्शन बताते हैं, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आरटीओ ऑफिस जाना होगा, वहां से फॉर्म लेना होगा, फॉर्म भर के जमा करना होगा। फिर आपको एक तारीख मिल जाएगी, इस तारीख को आप एग्जाम देने आना। वो एग्जाम आपका कंप्यूटर पे होगा। अब आप कितना भी कर लो, वो एग्जाम आपका पास ही नहीं होगा। उसमें ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपको समझ ही नहीं आएंगी क्या पूछ रहे हैं वो। ठीक है। और किसी ने कोइंसिडेंटली तुक्के मारकर वो पास कर भी लिया, तो अगले दिन फिर आपको डेट मिलेगी प्रैक्टिकल की, कि भाई आ जाना, हम आपका पहले टेस्ट लेंगे। और वो टेस्ट फिर आपसे फिर पास नहीं होगा, है ना। तो सर आप जो ये बातें बता रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तो हमारे पास भी है, हम तो कभी इन सारे फेसेस से नहीं गुजरे। इसका मतलब क्या हुआ, आप किस फेज से होकर गुजरे हैं, एब्स्ट्रैक्शन वाले फेज से। आपने क्या करा, बीच में कोई डीलर ढूंढ लिया, कोई एक आदमी ढूंढ लिया, उसने कहा जी सब काम मैं करा दूंगा, 1,000 रुपये फालतू लगेंगे, 3,000 रुपये का डीएल बनेगा, 1,000 मैं लूंगा, या जो भी XYZ अमाउंट था डिसाइड हो गया, बस अब साइन करने आ जाना और घर पर पहुंच जाएगा आपके डीएल, या जिस दिन मिलेगा उस दिन आ जाना। तो आप कैसे वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड नहीं थे। इवन हमारे पास, सबके पास डीएल है, और हमें खुद नहीं पता कि हमारा टेस्ट होता है, या हमारा वहां पे लाइव पहले चलाकर दिखाना होता है, तब हम पास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब किस प्रोसेस के थ्रू डीएल बनवा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन। हमें कैसे का पता ही नहीं है, कैसे बनता है डीएल। हमें तो क्या पता है, एक डीलर होता है, उसको रुपए दो तो पैसा बन जाता है, बस। समझ में आता है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सारांश, निचोड़। हमें वो डीलर एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है, अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरा साइंस मैंने क्या बताया था, इनकम्प्लीट। मान लीजिए, जैसे कोई भी, आप अपना कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करोगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, और अभी कॉलेज वाला कह रहा है आओ प्रेजेंटेशन दो आके। तो अब आप का क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट अभी बना तो है ही नहीं। तो कॉलेज वाला क्या बोलेगा, एक ओवरव्यू तो दे के जाओ कि क्या बना रहे हो, क्या करोगे उसके अंदर, क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी। उस हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट व्यू, यानी कि बाहरी व्यू। अभी अंदर क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका एक ढांचा तो बता के जाओ मैं, कि मैं जी ये प्रोजेक्ट बना रहा हूं और उसमें ये काम करेंगे, ये तो बताओ। कोई मान लीजिए फ्लाईओवर पास हुआ, तो फ्लाईओवर पास होगा तो उसकी सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट दी जाती है, जो भी आपका अधिकारी है उसके लिए, कि भाई जी यहाँ से यहाँ तक फ्लाईओवर बनेगा, इतना खर्चा आएगा, उसमें इतने पिलर लगेंगे, इतनी ये होगी। उसमें ये नहीं बताना है कि भाई सीमेंट किस कंपनी का लगाएंगे, बात की बात है, सीमेंट किस कंपनी का लगेगा, सरिया किस कंपनी की लगेगी, वो बात की बात है। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू तो बताओ पहले, कि जो फ्लाईओवर बनेगा उसका एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि चीज अभी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, अभी तो बस उसका ढांचा है एक तरीके से। समझ में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्शन का जो साइंस होता है वो क्या है, वो हमारी समझ में आ गया। अब इस बात का प्रोग्रामिंग में कैसे संबंध है, उसको समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्रामिंग में कैसे संबंध है, वो देखते हैं। तो मैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट वास्तव में नहीं करती हैं, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन उनके फर्दर टाइप एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, प्रोग्रामिंग में उनको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है। जैसे
अगर मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आप क्या करना, उनकी इमेज बनाने की कोशिश करना। अगर उनकी इमेज बन रही है तो वो चीज एग्जिस्ट करती है, और अगर उसकी इमेज नहीं बन रही है आपके ब्रेन में या कंफ्यूजन आपको हो रहा है, दैट मीन्स वो चीज प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्शन होगी। उस चीज को हम प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्शन से दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दुनिया की किन चीजों को पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन से दिखाया जाता है। तो उसका मैंने तरीका ये सोचा कि मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, अगर आपका ब्रेन उन वर्ड्स की इमेज बना पाया तो वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जिस वर्ड की इमेज बन गई वो कंप्लीट है, तभी इमेज बन गई होगी। अगर कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है, तभी आपका ब्रेन इमेज नहीं बना पाएगा। और उसी चीज को दिखाने के लिए पाइथन क्या कहती है, एब्स्ट्रैक्शन लगाओ। चलो, पहला वर्ड मैंने बोला अमिताभ बच्चन, बन गया चेहरा अमिताभ बच्चन का, दिमाग के अंदर आ गया एकदम। मैंने कहा जी आ गया। फिर मैंने बोला चेयर, तो चेयर जो घर में आपकी होगी उसका इमेज बन गया होगा आपके। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला, मान लीजिए व्हीकल, व्हीकल वाहन, वाहन की इमेज क्या बनी, व्हीकल। अब यहाँ पर आपने या तो अपने घर में जो व्हीकल है उसकी इमेज बनाई होगी, या नहीं है तो सोच रहे हो कि बनाऊं क्या, क्योंकि व्हीकल में तो बाइक भी आती है, कार भी आ गई, ट्रेन भी आ गया, इंजन भी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, प्लेन भी आ गया, हेलीकॉप्टर भी आ गया, सब व्हीकल ही है। व्हीकल शब्द कैसा शब्द है अपने आप में, अभी इनकम्प्लीट है, इसको फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर की इमेज बनाओ। फर्नीचर की इमेज तो बहुत है, सब टेबल चेयर अलमारी सब फर्नीचर ही। हमने कहा नहीं, फर्नीचर बताओ। अच्छा, शेप, शेप की इमेज बनाओ, शेप, सेब नहीं, शेप, SHAPE, आकार। सर्किल की इमेज बनाओ, बन गई सर, गोला होता है। रेक्टेंगल की बनाओ, लो जी बन गया, चौखंटा बन गया। हमने कहा शेप की बनाओ, सोचने लगे, समझ रहे हो। अगर मैं शेप को दिखाना चाहता हूं तो एब्स्ट्रैक्शन से दिखाऊंगा प्रोग्राम में। अगर मैं व्हीकल दिखाना चाहता हूं तो एब्स्ट्रैक्शन। मैंने बोला लोटस, लोटस माने गुलाब का फूल। मैंने बोला फ्लावर, फूल, फूल कौन सा ये नहीं पता कौन सा, बस फूल है, एब्स्ट्रैक्शन से दिखाओ। समझ में आ रही है कहानी, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो जो चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, उनके टाइप एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स फूल नहीं है, फूल के टाइप एग्जिस्ट करते हैं। फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर का कोई टाइप होगा, टेबल चेयर अलमारी, वो एग्जिस्ट करता है वास्तव में। व्हीकल नहीं है, कार होगी, बाइक होगा, ट्रेन होगी, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। शेप नहीं होती है, रेक्टेंगल होता है, कौन होता है, क्यूबाइड होगा, सर्कल होगा, ये सब चीजें होंगी। शेप नहीं हो सकती, किसी ने आज तक शेप नहीं देखी होगी, सिर्फ बोली होगी, होती नहीं है, इनकम्प्लीट है। शेप शब्द अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो ऐसे शब्दों के लिए जो टॉपिक बनाया गया है उसका नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि थोड़ा सा और टेक्निकल करिए, थोड़ा सा और टेक्निकल करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो पाइथन के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं तो उसी प्रोसेस का नाम होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, अभी तक जो मैं आपको सुना रहा था वो आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बता रहा था, जिससे कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए कि एब्स्ट्रैक्शन शब्द का यूज किस तरह के जगह पर किया जाता है, जहां पर चीजें इनकम्प्लीट हो, जहां पर चीजों का सारांश बताने की कोशिश करी जा रही हो, जहां पर हम कैसे वाला पोर्शन ना बताकर क्या वाला पोर्शन बताना चाहते हो, वहां पर एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन वाइज एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग
abstract class. It focus on what to do, not how to do. It focus on what to do, क्या करना है ना, not how to do, कैसे करना है। ठीक है। अब सीधी बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जा सके, ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। फिर सुनेंगे, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जा सके, ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो इसको लिखते हैं, ए क्लास, या आसान लिख देते हैं, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड का मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट अलाउड। जिसका ऑब्जेक्ट आप ना बना सकें, ऐसी क्लास क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। अब तो सर, आज तक जो आप क्लास बना रहे थे उनके ऑब्जेक्ट बन जाते थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं। एक काम करते हैं, फिर कंपैरिजन ही कर लेते हैं। कई बार ना इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लेते हैं। पाइथन में क्लासेस दो कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। एक है कंक्रीट क्लास, और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, घर बनाते हो तो घर में या रोड बनती है, तो रोड डाबर की बनेगी, कोलतार वाली, या कंक्रीट की बनेगी, मतलब सीमेंट की, ठोस। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, ठोस, सॉलिड, पुख्ता, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट, जिसमें कुछ अधूरा अधूरा है, खाली है। तो कंक्रीट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो आज तक आपने जितनी क्लास पढ़ी, जितनी भी आपने अब तक प्रोग्राम बनाए खुद की क्लास बनाकर, बाय डिफॉल्ट वो सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे थे हम। तो वो सब क्लासेस कैसी हो गई, कंक्रीट क्लासेस। तो किसी भी क्लास को पढ़ते ही हमने क्या पढ़ लिया, कंक्रीट क्लास को पढ़ लिया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो इसमें लिख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल पाइथन क्लासेस आर कंक्रीट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज अलाउड। ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट अलाउड, एंड we have to implement two rules to make a class
एब्स्ट्रैक्ट, किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के दो रूल होते हैं। पहला रूल है एबीसी एज पेरेंट क्लास। पाइथन की लाइब्रेरी में एक क्लास होती है जिसका नाम है एबीसी, और ये एबीसी क्लास को आपको क्या बनाना होगा, अपनी क्लास का पेरेंट बनाना होगा। और एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और कम से कम एक हमारा क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर होना चाहिए। इट इज ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। इट इज ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग सिमिलर कंक्रीट क्लासेस। देखो मैंने लिख तो दिया है, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। नोट्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया, लेकिन इसको समझने में अभी आपको पूरी क्लास लग जाएगी। तो मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब कोई भी चीज कॉन्सेप्ट से समझ में ना आए तो पहले हम क्या बना लें, उसका प्रोग्राम बना लें। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो शायद समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होगा हमारी लाइफ में पाइथन में कि मैं समझाता रहूंगा या मेरे जैसा कोई भी इंसान जो पढ़ाएगा वो समझाता रहेगा, समझने में शायद उतना आसान नहीं होगा। तो हमेशा उल्टा कर लो, पहले कहो कि सर हमें ना करके दिखा दो, उससे थोड़ा सा समझना आना शुरू गारंटेड हो जाएगा। कुछ चलता हुआ दिखता है ना जब प्रोग्राम में, तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता है। उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट समझो तो शायद बेटर हो जाता है हमारे लिए। जैसे यही चल रहा है, अब मैं पिछले 20 मिनट से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 2 मिनट का भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। लेकिन एक नोट्स की फॉर्म में मुझे लिखना भी था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, अब मैं आपको समझा ही नहीं रहा, अब मैं आपको सीधा प्रोग्राम चला कर दिखाता हूँ। उससे फिर आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस अभी आप अपना फोकस इस बात पे रखो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, पाइथन में दो तरह की क्लास होती हैं, कंक्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बन जाता है कंक्रीट क्लास होती है, और आज तक हमने जितनी क्लास पढ़ी है वो सब कंक्रीट क्लास हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है, डेट्स इट। उससे पहले का भूलना चाहो तो भूल जाओ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना सीख रहे हैं। क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम कुछ भी रख लो। ने क्लास का नाम टेस्ट रख लिया। ठीक है, अब इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें दो रूल मानने पड़ेंगे। पहला रूल, इस क्लास की एक पेरेंट क्लास बनानी पड़ेगी, यानी इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। तो बताओ, किसी भी क्लास की पेरेंट क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पर इसकी पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। पेरेंट क्लास का नाम ए बी सी होगा। ये क्लास हमें नहीं बनानी है, ये क्लास पहले से ही बनी हुई है पाइथन की लाइब्रेरी में। लेकिन ये क्लास जिस मॉड्यूल में आती है, हमें उस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, और उस मॉड्यूल का नाम भी एबीसी है। तो स्मॉल एबीसी एक मॉड्यूल का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, जिसके अंदर हमारी ये क्लास होगी कैपिटल एबीसी। पहला रूल ये पूरा हो गया। दूसरा रूल, इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम मान लीजिए मैंने एम कर दिया। और मेथड कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम लॉजिक नहीं लिखते हैं, मेथड का सिर्फ नाम बताते हैं, उसके पैरामीटर बताते हैं, लेकिन उसके अंदर लॉजिक नहीं लिखते हैं। तो ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। सिंटैक्स में कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में पास लिखेंगे,
और इसके ऊपर एक डेकोरेटर लगाएंगे जिसका नाम होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। और इस डेकोरेटर को भी क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे। बस ये हो गया। ऐसी क्लास जो ये दो रूल माने, अपनी पेरेंट बना ले एबीसी और अपने अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी दे दे, ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब ऐसी क्लास ये कहती है कि मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। हमने कहा ठीक है जी, आपका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बनाकर देखते हैं। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी। अगर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, यही सिंटैक्स होता है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। अब जब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखते हैं क्या कह रहा है। एरर कह रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट। इंस्टेंशिएट वर्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट आपका नहीं हो सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास हो गई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट आप नहीं कर सकते, और उसको अगर मुझे बनाना हो तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। क्लास का नाम देंगे कोई भी, और क्लास का हम लोग एक पेरेंट बनाते हैं, और जो पेरेंट बनाते हैं वो फिक्स है, वो हमारी पसंद का नहीं है। पाइथन लैंग्वेज ने ही बता रखा है कि एबीसी नाम की ही एक क्लास होती है, उसी को पेरेंट बनाना है, और उसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसका लॉजिक मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं उसका नाम बताऊंगा और उसके पैरामीटर बताऊंगा। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अब दिखने लगी, ऐसी होती है और ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनता है। ठीक है। अब आप अब क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, सर ऐसी क्लास बनाने का फायदा क्या जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा? हम ऐसी क्लास क्यों बना रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा? हमने कहा ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। मुझसे किसी ने कहा एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम शेप कर दो, और इसके अंदर एक मेथड बनाओ जिसका नाम कर दो एरिया। आप लोग टाइम ले लो थोड़ा सा, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, गूगल कर लो और मुझे ये ढूंढ कर बताओ शेप का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। शेप का एरिया होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, शेप का फार्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का मत पूछना, सर्किल का मत पूछना, सर्किल का तो मुझे ही पता, पाई आर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है। शेप का बताओ, शेप का फार्मूला क्या होता है? क्या लॉजिक लगाएं कि शेप का एरिया निकल आए? नहीं, यही तो नहीं पता शेप कौन सी है, ये नहीं पता मुझे। नहीं, ये तो क्लियर है होगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता है। कैसे निकाला जाए एरिया वो नहीं पता है, लेकिन ये पता है होगा जरूर। अगर शेप है तो एरिया तो निकलेगा, कैसे निकलेगा ये नहीं कह सकते अभी। इसका मतलब क्या है? इस समय ये काम अधूरा है। अगर ये काम अधूरा है यानी कि ये मेथड, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि एरिया होता है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कैसे निकाला जाता है। इसका मतलब जब कभी आपको ये पता हो कि ये काम तो होता है लेकिन ये नहीं पता कैसे होता है, तो ऐसे काम के लिए जो मेथड होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। अब ये जो एरिया मेथड है ये क्या कह रहा है? मुझे एब्स्ट्रैक्ट बना दो। मुझे ये तो पता है कि एरिया होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बनाते हैं प्रोग्रामिंग में? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। अब कैसे बनाएं? इसके अंदर क्या लिखते हैं? पास, कुछ पता ही नहीं क्या लिखना है, और इसके ऊपर क्या लगा दें? डेकोरेटर लगा देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। अब मन में एक डर आ गया। डर कैसे आया ये बताओ। किसी भी क्लास का अगर आप मेथड कॉल करना चाहते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? किसी भी क्लास का मेथड कॉल करने का तरीका क्या बताया था मैंने? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के मेथड को कॉल कर देते हैं। अब अगर मैं शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ उस ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के
अगर मैं एरिया मेथड कॉल कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? कुछ है तो है नहीं इसमें। तो अगर मैं इस बात को रोकना चाहूं तो कैसे रोकूं कि मैं इस मेथड को कॉल ही ना होने दूं? तो उसका एक तरीका निकाला गया कि भाई किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम लोग क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा कर पाओ कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही मत बनने दो, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप करोगे क्या? इसमें कुछ है तो है नहीं चलाने के लिए, खाली डब्बा है ये तो क्लास। बस एक ढांचा बता रही है कि हाँ शेप का एरिया होता है। समझ में आ रही है कहानी? तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को क्या बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं जानबूझकर चाहता हूं इस बार कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने ही ना, कि अगर किसी ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो वो मेथड कॉल कर जाएगा, और मेथड कॉल कर जाएगा तो कुछ है तो है नहीं इसमें लिखा हुआ, तो मैं रोकना चाहता हूँ मेथड कॉल करने से। तो क्या करेंगे, शेप क्लास की पेरेंट क्लास क्या बना दो, एबीसी। अब अगर कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा तो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि काम अधूरा है अभी। काम पूरा हुआ ही कब है, अभी काम अधूरा है। ठीक है, तो अब ये बताओ फिर ये काम पूरा कैसे होगा, कौन करेगा? हमने कहा एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम कर दिया सर्कल। अब सर्कल क्लास से कहा कि आप अपनी क्लास शेप को पेरेंट बना लो। तो हमने क्या करा, शेप को पेरेंट बना दिया। अब पाइथन में अगर किसी क्लास ने अपने पेरेंट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हुई है, तो उस क्लास का रूल है कि वो अपने पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्शन खत्म करे। कैसे खत्म करे, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करे। अच्छा ये बताओ, सर्कल क्लास अगर मैं बनाऊं और सर्कल क्लास ये कहे कि मेरा तो एरिया होता ही नहीं है, तो ये बात सही है गलत है? गलत है। इसके ऊपर ये बम कैसे फोड़ोगे कि नहीं भाई एरिया तो होता है आपके अंदर? तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल क्लास की पेरेंट क्या बना देते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपको किसी क्लास को मजबूर करना है कि आपको ये काम करना ही होगा, तो वो मजबूर करने के लिए हम उस क्लास की पेरेंट क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और फिर अब ये रूल है कि कोई भी क्लास अपने पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्शन अगर खत्म नहीं करती तो फिर उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और अगर वो अपना ऑब्जेक्ट बनाना चाहती है तो उसे अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो क्या करे सर्कल क्लास, अब यहाँ पर वो मेथड जो शेप क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है ओवरराइड करना ही होगा। कर देते हैं, उसी नाम से करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे पता है कि भाई क्या लॉजिक लिखना है, क्या लॉजिक लिखना है। कुछ भी लिख दो, मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ, अगर मैं एक क्लास और बनाऊं जिसका नाम कर दूं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्लास भी कह रही है हमारे यहाँ भी एरिया नहीं होता, तो क्या करा दो, इसके ऊपर भी क्या बिठा दो, शेप को बिठा दो। अब देखो, अब एक काम करते हैं, सर्कल क्लास के ऊपर भी शेप बिठा दी हमने पेरेंट, और रेक्टेंगल के ऊपर भी हमने शेप बिठा दी। एक ने क्या करा, शेप क्लास ने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया उसको ओवरराइड कर दिया, रेक्टेंगल क्लास ने ओवरराइड नहीं करा। देखते हैं क्या फर्क आया। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी नाम से सर्कल क्लास का, बन गया, और फिर इसके ऊपर एरिया मेथड कॉल करा, चल गया। फिर मैंने क्या करा, आर नाम से रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एरर आ गई, बनेगा ही नहीं। क्योंकि रूल क्या है कि कोई भी क्लास अपना ऑब्जेक्ट तभी बना सकती है जब उसने अपनी पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्शन खत्म कर दिया हो। जब तक वो ऐसा नहीं करेगी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो अब रेक्टेंगल क्लास की भी मजबूरी हो गई कि उसे क्या करना होगा, अगर अपना ऑब्जेक्ट बनाना है
तो उसको एरिया मेथड को ओवरराइड अपने अकॉर्डिंग करना ही होगा। अब यहाँ पर जो लॉजिक है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे दो। भाई L इंटू बी आपका लॉजिक होता है, वो आप दे दो। अब आप रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एरिया मेथड कॉल कर दो। कहाँ एरर आ रही है? अब जरा ध्यान से देखो, इन तीनों को मैं एक ही पिक्चर में ले आता हूँ। समझने की कोशिश करो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कर रही है? ध्यान से देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करने वाला काम कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्किल को बता रही है आपको क्या करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेक्टेंगल क्लास को बता रही है कि आपको करना क्या है। ये जो क्लासेस हैं सर्कल और रेक्टेंगल, इनको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग वही मेथड डिफाइन करेंगे जो इनकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनसे कह रही है। ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक और एग्जांपल देखो। मान लीजिए कोई बैंक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है बिल्कुल। कोई बैंक है, बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, ये डिसाइड करा कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम होंगे। कैसे होंगे वो नहीं पता, क्या क्या काम होंगे ये मैंने डिसाइड करा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया अकाउंट। और अकाउंट क्लास में मैंने लिख दिया एक मेथड होगा डिपॉजिट करने का। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक महीने में कितने में डिपॉजिट हो सकता है, एक बार में कितना डिपॉजिट हो सकता है। दोनों ही बातें पॉसिबल है। तो अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना डिपॉजिट कर सकते हो एक बार में, 24 घंटे में या एक महीने में। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट एफडी अकाउंट है, वो नहीं पता। लेकिन किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट तो होगा ही होगा। तो क्या कर दो, इसको भी क्या बना दो यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। ठीक है, कुछ लिखा ही नहीं। उसके बाद एक मेथड और बना दिया जिसका नाम कर दिया विड्रॉ। कितना पैसा निकाल सकते हो, कब कब निकाल सकते हो, तो सर ये नहीं पता। तो अभी क्या है, अभी इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो। अब ये क्लास कंपनी में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो बहुत बड़ी पोस्ट पर होगा, उसने बना दी। अब जूनियर प्रोग्रामर आए, उनसे कहा भी क्लास बनाओ जिसका नाम कर दो सेविंग अकाउंट। सेविंग नाम की क्लास बनाओ। अब वो प्रोग्रामर पूछ रहा है मैं इसमें मेथड कौन कौन से बनाऊं। तो हमने उससे कहा दिमाग मत लगाओ, इसकी पेरेंट क्या कर लो, अकाउंट। अब अकाउंट क्लास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर किसी क्लास की पेरेंट क्लास अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उस क्लास को क्या क्या करना होगा, जितने मेथड हैं सारे के सारे क्या करने होंगे, ओवरराइड करने होंगे। अब सेविंग अकाउंट में जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से आप क्या करो, डिफाइन कर दो डिपॉजिट मेथड को, और उसके हिसाब से यहाँ पर अपना लॉजिक लिख दो। सेविंग अकाउंट के हिसाब से विड्रॉ करने का जो भी पॉलिसीज हैं वो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दो। कल को अगर क्लास बनानी है आपको फिक्स डिपॉजिट की, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की, तो इसका पेरेंट भी क्या कर दो, अकाउंट कर दो। और यहाँ पर भी अब आपको डिपॉजिट मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन इस बार पॉलिसी कौन सी आप इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, जो एफडी वाली है। और यहाँ पर भी क्या बना दो, विड्रॉ मेथड। लेकिन कौन सी पॉलिसी वाला, एफडी वाला। अब ये बताओ, ये वाली जो अकाउंट क्लास है ये क्या कर रही है, ये एक ब्लूप्रिंट का काम कर रही है। किसके लिए, सेविंग अकाउंट क्लास के लिए कि आपको क्या क्या काम करना है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए कि आपको क्या क्या काम करना है। लेकिन
ये क्लासेस खुद डिसाइड कर रही हैं कि काम को कैसे करना है, क्या काम करना है वो यहां से आ रहा है, क्या काम करना है वो यहां से आ रहा है, काम कैसे करना है ये खुद बता रही हैं। काम को कैसे करना है, ये जो कंक्रीट क्लासेस हैं इन्हें बोलेंगे कंक्रीट क्लासेस। ये हो गई कंक्रीट क्लासेस, ये हो गई हमारी क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब ये बताओ ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, कंक्रीट क्लास का या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कंक्रीट क्लास का। अब इस कंक्रीट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, मान लो एक बैंक में कस्टमर आया, बोला मेरा खाता खोल दो, सेविंग अकाउंट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो। अब उसके खाते में इसी हिसाब से डिपॉजिट विड्रॉ होगा। दूसरा कस्टमर आ गया, उसका खाता खोल दो, खोल दिया, उसके वाले खाते में भी इसी हिसाब से लॉजिक चलेगा। तो अब ये बताओ, ये क्लास भी तो एक ब्लूप्रिंट है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और ये क्लास भी तो एक ब्लूप्रिंट है, किसके लिए, कंक्रीट क्लास बनाने के लिए। तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है सिमिलर कंक्रीट क्लास बनाने की। जितनी भी इस अकाउंट क्लास से हम सब क्लासेस बनाएंगे वो सब कैसी बनेंगी, सिमिलर। क्यों, क्योंकि सब में क्या होंगे, सेम नेम के क्या होंगे, मेथड होंगे। डिफरेंस क्या होगा, सब मेथड में अलग अलग लॉजिक हमारा लिखा होगा। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक स्टैंडर्ड डिफाइन करती है सिमिलर टाइप की कंक्रीट क्लासेस के लिए। और कंक्रीट क्लास क्या होती है, स्टैंडर्ड है या ब्लूप्रिंट है, किसके लिए, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। दो शब्दों को ध्यान से सुनना है, दोनों ही ब्लूप्रिंट हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी ब्लूप्रिंट है, कंक्रीट क्लास भी ब्लूप्रिंट है, किसके लिए है ये अलग अलग है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ब्लूप्रिंट है सिमिलर टाइप की कंक्रीट क्लासेस बनाने के लिए, कंक्रीट क्लास ब्लूप्रिंट है सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। यही चीज मैंने आपको जो डिफरेंस लिखाया है उसमें लिखवाया भी है। इस पॉइंट को पढ़ लो एक बार। कंक्रीट क्लास, इट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। उधर लिखा है मैंने, इट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग सिमिलर कंक्रीट क्लासेस। सिमिलर कंक्रीट क्लासेस बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैंने क्लास बनाई और क्लास का नाम कर दिया व्हीकल। अब बताओ व्हीकल क्लास में क्या ऑपरेशन होगा, कोई व्हीकल है, क्यों खरीदा है आपने, चलाने के लिए, चलाओ, रन होगा वो, चलेगा। तो मैंने एक मेथड दे दिया, रन। अभी बताओ व्हीकल कहाँ रन होगा, ट्रेन की पटरी पे होगा, पानी में होगा, रोड पे चलेगा, हवा में चलेगा, कहाँ चलेगा ये, हाँ? अभी कहाँ चलेगा। तो इस समय आपका आंसर क्या होना चाहिए, इस समय अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे पास एक व्हीकल क्लास है जिसमें एक रन मेथड है, जिसमें मुझे ये बताना है कि व्हीकल कहाँ रन होता है, तो अब मुझे कहाँ बताना चाहिए, रोड पे। अगर ट्रेन निकल आई तो, और आप बोलोगे ट्रैक पे, मैं बोल दूंगा बस निकल आई तो आपको क्या बोलना है, सर इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाइए, क्योंकि ये बात अभी अधूरी है। आपको क्या कहना चाहिए, सर इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाइए। अभी जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि व्हीकल का टाइप क्या है, तब तक हम नहीं बता सकते रन कहाँ होगा। तो एट प्रेजेंट अगर आप कोड बनाना चाहते हैं तो इसको क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। समझ में आ रही है।
कब मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है हमारे लिए। ठीक है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हमने इसमें पास लगा दिया, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या लगा दी, डेकोरेटर लगा दी। ठीक है। अब हाँ, तब ये डेकोरेटर लगाया जाता है। ठीक है। अब ये बताओ कि क्या व्हीकल एग्जिस्ट करता है कभी? नहीं करता। कार करेगी, बाइक करेगा, स्कूटर करेगा, साइकिल करेगा। तो जो चीज एग्जिस्ट करती है हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे इस क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए कम से कम एक, वो मेरा हो गया। और दूसरा रूल क्या होता है, एबीसी को पेरेंट क्लास, तो वो कर देते हैं। एबीसी क्लास को क्या बना दिया मैंने, पेरेंट क्लास। अब अगर मैं व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये नहीं बनेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्लास बनाई, और क्लास का नाम कर दिया मैंने ट्रेन। अब ट्रेन तो चलती है, अब ट्रेन को कहाँ चलाओगे, ट्रैक पे चलाएंगे। अब कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रेन क्लास की चाइल्ड क्लास, ट्रेन को चाइल्ड क्लास बना देते हैं किसकी, व्हीकल की। अब आप बोलेंगे सर क्यों बना रहे हो, क्योंकि ट्रेन को नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है, तो व्हीकल क्लास उसे बताएगी कि आपको ये काम करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, रन मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ट्रेन क्लास का, बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट पर आप इसको रन करके देख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं तो मैं एक क्लास और बनाना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने कर दिया कार, तो ये भी इसको भी व्हीकल पेरेंट बना दो। और कार को भी क्या करना होगा, अब व्हीकल मेथड को ओवरराइड करना होगा, रन। और ये अपने हिसाब से रन को डिफाइन कर दे। अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। अब क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेड मेथड हो सकते हैं? अभी तक आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बनाई उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाया। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा मेथड बना सकते हैं जिसके पास प्रॉपर डेफिनेशन हो, प्रॉपर बॉडी हो, लाइक दिस? कोई भी क्लास बनाई हमने, क्लास क्लास का नाम टेस्ट एबीसी, इसके अंदर मैंने दो मेथड बनाए, M1, पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक दूसरा मेथड बनाया M2, जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाया, सिंपल मेथड बनाया, दिस इज M2। तो अब बताओ कि
मैं इस M2 मेथड को कैसे कॉल करूं? किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सॉरी, किसी भी क्लास का मेथड कॉल करने के लिए पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के मेथड को कॉल करना होगा। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाओ, बनेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी। बताओ कोई तरीका। इस मेथड को तो हम कॉल कर सकते होंगे क्योंकि इसके पास तो डेफिनेशन है, इसके पास तो लॉजिक है। कैसे करें इस काम के लिए? एक ही तरीका है, क्या? चाइल्ड क्लास बनाकर। तो चाइल्ड क्लास बनाकर ही इस काम को करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसकी चाइल्ड बनाई, मान लो इसका नाम कर दिया अदर, और ये हो गई इसकी चाइल्ड। अब वैसे ही चाइल्ड क्लास का एक रूल कौन सा आ गया कि चाइल्ड क्लास को अपनी पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्शन खत्म करना होता है। अगर चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्शन खत्म नहीं करती है तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अब मजबूरी में यहाँ पर इसे क्या करना होगा? M1 मेथड को तो ओवरराइड करना ही होगा। M2 की मर्जी है, करो करो मत करो, है ना? करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो यहाँ पर हमने कर दिया सेल्फ दिस इज M1। अब अदर क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना ही लेंगे और इस ऑब्जेक्ट पर M1 मेथड भी चल जाएगा जो कि अभी ओवरराइड किया गया है, और M2 मेथड पेरेंट वाला भी चल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है? क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है? क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब चलता है मेरी क्लास का? जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा? हमने कहा यही इंटरव्यू क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरीके से चलाया जा सकता है। तो हमने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम टेस्ट कर दिया, ABC पेरेंट कर दिया, और इसके अंदर कोई एक मेथड बना दिया, मान लो M1, और ये एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ तो खाली छोड़ दिया। अब इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि अच्छा खासा है। इसके अंदर मैंने कुछ लिख भी दिया, कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चलो अब ये बताओ कि इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं। M1 मेथड ओवरराइड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है या नहीं। आपने कहा हो सकता है, तो क्वेश्चन पूछा गया अगर हो सकता है तो चलेगा कैसे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमारा बनता ही नहीं है। चलेगा कैसे फिर हमारा ये? तो अगला क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको कि भाई चलो एक काम करते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्शन खत्म कर दिया। अब ये बताओ, ये जो टेस्ट क्लास की चाइल्ड क्लास अदर बनी है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा? बन जाएगा। कुछ लगाओ दिमाग, सोचो। जब मैं अदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा
तो कंस्ट्रक्टर चलेगा किस क्लास का? अदर क्लास का। क्या मैंने अदर क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है? नहीं, नहीं बनाया है। तो कहां से इनहेरिट होगा फिर वो? पेरेंट क्लास से। पेरेंट क्लास कौन है इसकी? टेस्ट। तो जो टेस्ट क्लास का, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट है, क्या उसका कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होगा अदर क्लास के अंदर? और अगर इनहेरिट होगा तो ऑब्जेक्ट बनते ही हमारा वो चलेगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्वेश्चन वो क्यों पूछ रहा है? वो क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि पहले वो आपसे कहलवा लेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और आप कहोगे हाँ बिल्कुल नहीं बनता है। फिर आपसे वो ये कहलवाएगा कि ऑब्जेक्ट बनने पर कंस्ट्रक्टर चलता है कि नहीं, आप कहोगे हाँ ऑब्जेक्ट बनने पर कंस्ट्रक्टर चलता है। अब वो आपको दोनों बातें मिलाकर पूछेगा कि अच्छा एक चीज बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा कि नहीं होगा। क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो उसका कंस्ट्रक्टर कभी चल ही नहीं सकता। तो ये बताओ फिर कंस्ट्रक्टर हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो फिर चलेगा कब? ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, और वो चल सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पर। खुद के ऑब्जेक्ट पर वो कभी हमारा नहीं चल सकता, हमेशा किस पे चलेगा? चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे ही चलेगा। ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमारे क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। मैं फिर से एक बार पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको, खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर, रिवाइज कराता हूँ। क्या क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों लाई गई है? पहला क्वेश्चन यही है कि इसको क्यों लाया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों लाया, क्यों पढ़ाया गया? क्या बताओगे? हम्म? फैन ऑफ करना जरा। हाँ भाई, ऑनलाइन से आ जाओ कुछ। मैंने सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। क्वेश्चन आंसर राउंड, बताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों लाया गया कंप्यूटर में, साइंस में? क्लास बना सके, हाँ। हर चीज को डिफाइन, क्योंकि अपने हिसाब से डेवलप कर सके हर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें फैसिलिटी देती है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ऑटोमेट करने की। या आपने जो आंसर दिया कि हमें पास जो पहले से डेटा टाइप हैं, उनसे हम दुनिया की हर चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए डेटा टाइप था ही नहीं, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो क्या करा गया, दुनिया की हर चीज को पहले एक नाम दिया गया ऑब्जेक्ट। अब उसको दिखाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया, उसको ऑटोमेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया, उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। है ना? मुझे बैंकिंग ऑटोमेशन करना है तो बैंक का अकाउंट एक ऑब्जेक्ट मान लिया। मुझे टिकट बुक करना है तो टिकट को एक ऑब्जेक्ट मान लिया। मैंने अमेजन को ऑर्डर करना है तो ऑर्डर को मैंने एक क्या मान लिया? ऑब्जेक्ट मान लिया। यूनिवर्सिटी को ऑटोमेट करना है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट मान लिया। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनको ऑटोमेशन करना है, उनका डेटा मैं समझ पाऊँ, तो हर एम्प्लॉय को मैंने क्या मान लिया? एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया है रियल वर्ल्ड एंटिटी को ऑटोमेट करने के लिए। इससे पहले क्या होता था? साइंटिफिक एप्लीकेशन को ही ऑटोमेट हम आसानी से कर पाते थे, क्योंकि साइंटिफिक एप्लीकेशन में न्यूमेरिक डेटा यूज होता है, तो इंटीजर फ्लोट वगैरह हमारा होते ही हैं सबके पास। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास हम क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। अब सिंटैक्टिकली आप मुझे बताओ, एक क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? या और स्पेसिफिक होकर पूछता हूँ, एक क्लास में हम मेथड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मेथड? क्लास के अंदर मेथड क्यों बनाते हैं? बताओ। कोई क्लास हमने बनाई, उस क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो जब भी हम कोई लॉजिक क्लास के अंदर लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके लिए मेथड बनाते हैं। ठीक है।
जैसे मुझे कोई क्लास बनानी है, मान लो अकाउंट। अब अकाउंट क्लास में लॉजिक लिखना है डिपॉजिट करने का, है ना, विड्रॉ करने का, बैलेंस चेक करने का। तो ये सब हम क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। तो किसी भी मेथड का पर्पस होता है किसी भी क्लास में लॉजिक लिखना। किसी भी क्लास में कितने मेथड बनाने चाहिए, जितने लॉजिक उस क्लास में आप लिखना चाहते हैं उतने मेथड आपको उसके अंदर बनाने चाहिए। ठीक है। अब बताओ, मेथड कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के मेथड होते हैं? तीन। कौन कौन से तीन होते हैं बताओ? इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड, और स्टैटिक मेथड। स्टैटिक। इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंस्टेंस मेथड को अगर मुझे कॉल करना हो तो क्या सिंटैक्स होगा? ऑब्जेक्ट का नाम। कोई भी इंस्टेंस मेथड कॉल करना है तो मुझे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उस ऑब्जेक्ट पे डॉट लगाकर वो मेथड कॉल होता है। ठीक है। अब क्लास मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का नेम डॉट मेथड, स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम। इनको डिफाइन कैसे किया जाता है? इंस्टेंस मेथड में सेल्फ पैरामीटर होता है, क्लास मेथड में डेकोरेटर लगाई जाती है @ क्लास, और CLS आर्गुमेंट होता है। स्टैटिक मेथड में एट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर लगाते हैं और कोई पैरामीटर उसमें पाइथन की तरफ से नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को भी एक मेथड में ही रखा जाता है, एक स्पेशल मेथड है कंस्ट्रक्टर। तो क्यों स्पेशल है ये, कब चलता है ये, कितनी बार चलता है, क्या नाम होता है इसका? किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जितनी बार बनेगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है। और क्या नाम होता है इसका? इनिट नाम होता है, जिसमें प्रीफिक्स में 2 अंडरस्कोर होते हैं और सफिक्स में भी 2 अंडरस्कोर हमारे होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बताओ, किसी भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर क्यों होते हैं? क्लास के डेटा को स्टोर करने के लिए। कितने तरह के होते हैं डेटा मेंबर? डेटा मेंबर दो ही तरह के होते हैं, दो एक तरह होता है की। इंस्टेंस डेटा मेंबर और एक होता है क्लास। क्लास डेटा मेंबर। इंस्टेंस डेटा मेंबर में क्या स्टोर होता है? मेथड ऑब्जेक्ट का। का डेटा। एक क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना डेटा अगर है तो वो इंस्टेंस डेटा मेंबर कहलाता है। जैसे एक अकाउंट है, उसका अपना अकाउंट नंबर, अपना बैलेंस है। दूसरा है, उसका अपना अकाउंट नंबर है, उसका अपना बैलेंस है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंस डेटा मेंबर। क्लास डेटा मेंबर में क्या स्टोर होता है? जो सबके लिए एक जैसा हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है, क्लास डेटा मेंबर। जैसे ये AC क्लास डेटा मेंबर है, प्रोजेक्टर क्लास डेटा मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर क्लास डेटा मेंबर है। ठीक है। ठीक है। तो एक क्लास के अंदर मेथड होते हैं, मेथड के बाद डेटा मेंबर्स आते हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास क्यों पढ़ाते हैं नेस्टेड क्लास? जब किसी भी क्लास का एग्जिस्टेंस हम तभी चाहते हो जब एक दूसरी क्लास एग्जिस्ट हो जाए, तो हम क्या बनाते हैं, नेस्टेड क्लास इस तरह से बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था इंडिया, नोएडा। नोएडा का एग्जिस्टेंस तभी है जब पहले इंडिया हो, या ह्यूमन और ब्रेन। ब्रेन तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ह्यूमन हो। अकेला बाजार में ब्रेन कहीं नहीं मिलता, ना कहीं बनता है। इंसान आता है, इंसान के अंदर ही ब्रेन आता है। तो जब तक इंसान नहीं आएगा ब्रेन नहीं आएगा, जब तक इंसान नहीं आएगा हार्ट नहीं आएगा। तो ब्रेन और हार्ट को अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहूँ प्रोग्राम में तो हम कैसे बना सकते हैं, एज ए नेस्टेड क्लास हम बना सकते हैं। ठीक है। तो नेस्टेड क्लास क्यों बनाते हैं वो हमारी समझ में आ गया। कैसे बनाते हैं, तो कैसे वाले का मतलब हो गया सिंटेक्स, क्यों का मतलब होता है कॉन्सेप्ट।
और कैसे का मतलब होता है सिंटैक्स। ठीक है। नेस्टेड क्लास के बाद मैंने आपको पढ़ाया था गार्बेज कलेक्शन। क्या होता है गार्बेज कलेक्शन? ऐसे अनयूज्ड वेरिएबल जिसका आगे यूज ना होना हो और उसको इकट्ठा करके मेमोरी से हटाने के लिए गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब हम अपने प्रोग्राम में बनाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो बनाने के बाद अनयूज्ड हो जाते हैं। अनयूज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने उनका रेफरेंस किसी और को दे दिया है, बट वो मेमोरी में पड़े रहते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उनकी मेमोरी फ्री करने के प्रोसेस को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। और ये काम इंटरप्रेटर खुद हमारा अपने आप करता है, हमें ऐसा करने के लिए कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्यों पढ़ते हैं? क्या वजह है इनकैप्सुलेशन पढ़ने की? डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसका डेटा प्रोटेक्ट करोगे? क्लास का। वो डेटा मेंबर जो क्लास के अंदर बनाते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो क्लास के अंदर के जो मेथड्स हैं उनमें तो एक्सेस हो जाएं डायरेक्टली, लेकिन क्लास के बाहर कोई कोड अगर चल रहा है तो वहां पर वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए फिर? डायरेक्ट नहीं होने चाहिए तो क्या तरीका बताया था? दूसरी क्लास बना के कैसे? इनकैप्सुलेशन में अगर मैंने किसी क्लास के डेटा को इनकैप्सुलेट करना है तो क्लास के बाहर वो डेटा पहुंचाने को कोई तरीका बताया था मैंने, सेट गेट मेथड बताए थे। सेट गेट यस। मेथड होते हैं जिनके थ्रू डेटा पहुंचेगा बाहर हमारा, है ना। डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, सेट गेट मेथड होते हैं, उनसे हम लोग चलाते हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं? प्राइवेट बनाकर, सेट गेट मेथड बनाकर, ये सब आपको पढ़ाया था। इनकैप्सुलेशन के बाद फिर पढ़ाया था मैंने इनहेरिटेंस। क्या काम है इनहेरिटेंस का? दूसरे क्लास के मेथड्स को इनहेरिटेड करना। इनहेरिटेंस का काम होता है किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास में आपने पहले से कुछ डिफाइन किया हुआ है, उसको रीयूज करके एक नई क्लास बना देना, ताकि नई क्लास में हमें कम एफर्ट लगाने पड़े। जो पहले से था उसको हम यूज कर लेते हैं और जो नया ऐड करना है वो हम अपना ऐड कर देते हैं उसमें। तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। अब इनहेरिटेंस फिर कितने टाइप का होता है? 5 प्रकार की। कौन कौन से? सिंपल हेरिटेंस, मल्टीपल हेरिटेंस और ये वही सिंगल, मल्टी मल्टी लेवल, लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड। हाइब्रिड, हायरार्किकल। है यार 5 है। टाइप का हमारा इनहेरिटेंस होता है। ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या चीजें मैंने ऐसी थी जो बताई थी कि इनहेरिटेंस जब हम करते हैं तो हर क्लास की क्या होती है जरूर? एक पेरेंट पेरेंट। क्लास होती है। और जब हम कोई क्लास के पेरेंट नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी पेरेंट क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। हमारी बन जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एम्बिग्विटी किस केस में आती है? इनहेरिटेंस में एक मैंने एम्बिग्विटी वाला पॉइंट पढ़ाया था, कौन सा पॉइंट था वो? तो किस तरह के इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी आती है? वो तो सॉल्यूशन बता रहे हो तुम। एम सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन किस चीज का वो आंसर है जिसको तुम कहना चाह रहे हो? मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी आती है जब चाइल्ड क्लास दो पेरेंट क्लास बना ले और दोनों में सेम नेम के मेथड आ जाएं। तो चाइल्ड क्लास में एम्बिग्विटी आ जाती है, वो किस क्लास का मेथड यूज करे। तो उसका सोल्यूशन कैसे दिया था हमने? टेमारूस। मारो टेक्निक का यूज करके, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। इसमें पहले क्या होता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उस क्लास में मेथड ढूंढते हैं, फिर फर्स्ट पेरेंट, फिर उसकी पूरी फैमिली, फिर सेकंड पेरेंट, फिर उसकी फैमिली में ढूंढते हैं। इसको इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद पढ़ाया था मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक चीज के अनेक सारे रूप होना, जैसे प्लस का यूज बहुत सारे प्रकार से किया जा सकता है। हाँ, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी भी एक एंटिटी का मल्टीपल फॉर्म्स में अवेलेबल होना पाइथन में, है ना। जैसे इन्होंने बताया प्लस हमारा कई तरह से यूज किया जा सकता है। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म को कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए दो हमने नाम दिए थे। एक का नाम दिया था मेथड ओवरराइडिंग, तो एक का नाम था ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, पेरेंट क्लास का कोई भी मेथड चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर देती है, और उसका मतलब ये रहता है, चाइल्ड क्लास को ये लगता है कि काम तो मुझे वही करना है, लेकिन मुझे पेरेंट से और अच्छा तरीका पता है इस काम को करने का, इसलिए हम पेरेंट वाला लॉजिक यूज ना करके उसी नाम में अपना वाला लॉजिक लिख देते हैं। और अगर चाइल्ड को पेरेंट वाला भी चाहिए तो सुपर लगाकर पेरेंट वाला कॉल भी किया जा सकता है, इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यही होता है कि आपने अपनी क्लास बनाई, कोई अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो वो नहीं चलेंगे। तो हर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग मैजिक मेथड या स्पेशल मेथड्स होते हैं जो आपको अपनी क्लास में डिफाइन करने होते हैं। उनमें जो भी आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके क्लास के ऑब्जेक्ट पर ये ऑपरेटर काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद फिर लास्ट टॉपिक आज पढ़ा था हमने एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिफाइन करना, ऐसी क्लासेस जिनके हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं। तो ऐसी क्लासेस का पर्पस हमारा डिफरेंट होता है। हमारा पर्पस है कि ये हमारा सिमिलर कंक्रीट क्लासेस को गाइड करेगी कि भाई सबके पास ये मेथड होना चाहिए। जैसे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी शेप। अब शेप क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट दे रही है किसके लिए, जितनी भी तरह की शेप होती हैं सबके लिए, कि सबके पास ये मेथड होने चाहिए, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब अपना डिफाइन कर लो। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन एक ब्लूप्रिंट देने वाला काम करता है फॉर क्रिएटिंग सिमिलर कंक्रीट क्लासेस। सिमिलर कंक्रीट क्लासेस ऐसी क्लासेस जो हैं तो अलग अलग लेकिन सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, सबके अंदर सेम नेम के मेथड हैं, लेकिन सब मेथड के अंदर लॉजिक सबने अपना अपना लिखा हुआ है। जैसे बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में एक क्लास है सेविंग अकाउंट, एक क्लास है करंट अकाउंट, एक क्लास है एफडी अकाउंट। अब तीनों ही क्लासेस में सेम मेथड होंगे, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, बैलेंस चेक करना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना। लेकिन इन सारी क्लासेस में मेथड के नाम भले ही सेम है, लेकिन सबके अंदर लॉजिक कैसा होगा, अलग अलग लिखा होगा। तो इन तीनों क्लासेस के लिए हम क्या देते हैं, कॉमन स्टैंडर्ड कहाँ लिख देते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी उसमें लिख दिया। और जब ये क्लासेस बनाएंगे तो फिर उन क्लासेस का पेरेंट वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर रख देंगे। तो जब मुझे सिमिलर कंक्रीट क्लासेस बनानी होती हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ, उन सिमिलर कंक्रीट क्लासेस में कौन कौन से मेथड चाहता हूँ उनको कहाँ लिख लेता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख लेता हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग कंक्रीट क्लासेस हम लोग बनाते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी को मुझे बताना होगा कि भाई ये मैंने 5 सिमिलर कंक्रीट क्लासेस बनाई हैं, तो मैं उनको उन 5 ना दिखाकर क्या दिखा दूंगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिखा दूंगा, भाई ये देख लो इसमें जो लिखा हुआ है भाई सब में लिखा हुआ आपको मिलेगा, सब में लॉजिक बस अपना अपना लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। हमें एब्स्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना चाहिए जब कोई भी कंक्रीट क्लास जो मुझे बनानी है वो एक ही है, उसके जैसी मुझे कोई दूसरी बनानी ही नहीं है, तो फिर एब्स्ट्रैक्शन देने की कोई जरूरत आपको नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत तभी पड़ती है जब आपको जो आपने कंक्रीट क्लास बनाई है उसके जैसी भी आपको और बनानी पड़ रही है। ठीक है, जैसे कार, आपको ट्रेन बनानी है, मेट्रो बनानी है, सब एक जैसी हमारी कंक्रीट क्लासेस हैं। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर लेनी चाहिए। समझ में आती है कहानी। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ये पूरा मैंने आपको क्विकली रिवाइज भी कर दिया कैसे ये हमारा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं, किसी भी तरह से कहीं से भी घुमा फिरा कर, बीच में से काट कर, क्वेश्चन में आंसर निकाल कर, आंसर में क्वेश्चन पूछ कर, कोई क्या पूछ ले नहीं पता कौन क्या पूछ लेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया कॉन्सेप्ट कि कोई चीज क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद सिंटैक्स कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि हाँ भाई एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब सिमिलर टाइप की कंक्रीट क्लासेस बनानी हो तो पहले उनका एक कॉमन स्टैंडर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख लेते हैं। अब वो आपसे कहेगा लिख के दिखाओ कैसे बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो वो क्या हो गया, सिंटैक्स। आपको पता चल गया कि भाई हमारा जो इनहेरिटेंस है वो रीयूजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कहेगा करके दिखाओ, 2 क्लास बना के दिखाओ और रीयूजेबिलिटी करके दिखाओ। तो वो आपको क्या आना चाहिए, सिंटैक्स आना चाहिए। आपको कहानी में पता है
कि एक क्लास में 3 तरह के मेथड होते हैं। वो आपसे पूछेगा लिख के दिखाओ 3 तरह के मेथड कैसे बनते हैं, तीनों का इस्तेमाल करके दिखाओ, है ना। आपने कह दिया जी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है और ऑब्जेक्ट बनने पर चलता है, लिख के दिखाओ कोड में कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है ना। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट कि कोई चीज क्यों है, दूसरा उसका सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब कैसे करें इस काम का, कोड कैसे करें। 2 तरीके मैंने आपको अप्रोच बताई। पहली अप्रोच हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर सिंटैक्स पढ़ते हैं, और जब कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो अप्रोच को उल्टा कर देते हैं। पहले सिंटैक्स देख लेते हैं जिससे कि कुछ चलता नजर आता है तो समझ में आना जल्दी शुरू हो जाता है, फिर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं तो ज्यादा समझ में आया। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैंने रिवाइज कर दिया। अब हमारे बस पाइथन में 2 ही टॉपिक रह जाते हैं। एक रह जाता है मल्टी थ्रेडिंग और एक रह जाता है हमारा यहाँ पर GUI प्रोग्रामिंग। तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे। अच्छा, मंडे को थोड़ा सा टाइम में चेंज है। अभी आप 4 बजे आ रहे हैं, मंडे को हम 4:30 से 5:30 पढ़ेंगे। 1 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो 4:30 से आना मंडे को, 4 की जगह 4:30। ठीक है, इससे पहले जो बैच है उसमें कुछ बैकअप क्लास मुझे देनी है, उनकी कुछ रह गई हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे देना है। तो मंडे को हम लोग मिलेंगे 4:30 से 5:30 और मल्टी थ्रेडिंग अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है पूछ लीजिए।